स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन में 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला, जिसमें पार्ट 5 आज स्टार्ट करेंगे। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124 से लेके 148 तक कितने ऐसे नए क्वेश्चंस हैं जो हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण को लेंज का नियम प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप देखेंगे आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान, ठीक है ना। तो इनमें जो सही ऑप्शन है, जो संरक्षण का नियम है लेंज का, ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर और उसके संरक्षण के नियम को, उसके कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 125, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर जिससे हम पोटेंशियल नापते हैं और पोटेंशियल के लिए जो उसका प्रतिरोध है, ठीक है, वो एक आइडियल वोल्टमीटर की बात की जा रही है। तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध कितना होना चाहिए, उसका अनंत होना चाहिए, जिससे कि वो दिए गए दोनों पॉइंटों के मध्य में कितना विभव है उसका मान पता कर सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वोल्टमीटर, अमीटर तथा वोल्टमीटर, धारामापी व अमीटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। तो अभी ऊपर आपने देखा वोल्टमीटर को तो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका है नहीं, ठीक है ना। तीनों का समान होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब बस है आपका धारामापी को मीटर और वोल्टमीटर दोनों में चेंज किया जा सकता है, उसका उसमें रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर कम या ज़्यादा प्रतिरोध लगाकर ही और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लगाकर ही धारामापी को हम वोल्टमीटर या अमीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम जो प्रतिरोध लगाया जाता है वो लगाया जाता है अमीटर के अंदर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा आ। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड अनेक परतों की बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो कई कई सारी पट्टियों को मिलाकर बनाई जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। अगर हम एक आयताकार ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस तरह की उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, कई सारी नरम लोहे की पत्तियां होती हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के एक उसकी पूरी क्रोड बनाई जाती है। तो ये इसका मेन कारण क्या होता है, इसमें आप फोको करंट से हमने आपको पढ़ाया था, उसमें पता था कि भंवर के समान धाराएं कुछ उत्पन्न हो जाती हैं और इन धाराओं से एनर्जी लॉस होता है। तो उस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है अनेक परतों की बनाई जाती है। तो उसका सीधा आंसर होगा कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए। तो उसमें सही आंसर है आपका भंवर धाराओं को कम करने के लिए। भंवर धारा करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है कि उससे तो आपका एनर्जी लॉस और ज़्यादा होगा, इसलिए भंवर धाराओं को कम करने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो बाकी के दो ऑप्शन अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, धारा का मान कम करने के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो आंसर आपका वही सही होगा, भंवर धाराओं को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 ईवी, जिससे हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 ईवी, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इतना जूल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर एनर्जी का मान जूल में गिवन हो और अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, यानी उससे भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये थी एक्स्ट्रा जानकारी। तो 128 में जो सही आंसर है वो है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। चालक की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ठीक है, किस पर निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन देखिए, चालक के पदार्थ पर, उसके परिच्छेद पर, चालक की तार की लंबाई पर या उसके आयतन पर, ठीक है। तो आप जानते हैं R = और इसमें जो फॉर्मूला होता है R = L/A, ओके ना। ये जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध कह लें, प्रतिरोधकता कह लें, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि एरिया और एल दिखाई दे रहा है, तो कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे ना जाएं। कुछ पदार्थ की जो क्वालिटी है, जैसे रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहें, ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो पदार्थ किसका बना हुआ है। तो ये डिपेंड करेगी चालक के पदार्थ पर। यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। आगे चलते हैं 130 पे, देखते हैं किसी परपथ में स्वप्रेरकत्व का कार्य क्या है। स्वप्रेरकत्व यानी इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एल से इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इसके कार्य के बारे में पूछा गया, तो विद्युत भागवल उत्पन्न करना, धारा परिवर्तन करना, धारा परिवर्तन का विरोध करना या प्रतिरोध। तो 130 में आपका आंसर सही है, आपका सा ऑप्शन सही है, धारा परिवर्तन का विरोध करना। किसी भी धारा परिवर्तन से प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये लेंज का नियम है और उसी लेंज के नियम पर बेसिस स्वप्रेरकत्व की घटना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका धारा परिवर्तन का विरोध करना। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम सभी अपने टारगेट तक पहुँचें। और लगातार मेरी कोशिश है कि अभी तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और इसी के बेसिस क्योंकि फिजिक्स से जीआईसी का भी हम लोगों ने अपीयर कर रखे हैं। तो जीआईसी के एग्ज़ाम में आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी आपका आने वाला है। तो सब्जेक्टिव भी आपको तैयार करना है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के साथ भी आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है ना। तो ये इस बार नया हो रहा है, तो कोशिश कीजिए सभी लोग। अभी ये क्वेश्चन का स्तर हम लोगों ने बेसिक से उठाया है, इसके तुरंत बाद जैसे ही चीज़ हमारी कंप्लीट होंगी, इसके बाद में कुछ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा से और हार्डर क्वेश्चन पीसीएस लेवल के या फिर आईआईटी स्तर के या फिर और भी एडवांस क्वेश्चंस को हम लोग अपने सिलेबस में शामिल करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए आप लोगों से ये आग्रह है कि सभी लोग लगातार देखते रहें और पढ़ते रहें और मोटिवेट करते रहें मुझे।
अगले प्रश्न पर आते हैं। 131 पे प्रत्यावर्ती धारा AC को दूरस्थ स्थानों को संचारित किया जाता है। सीधा मतलब है कि AC को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको सप्लाई करना है, एक शहर से दूसरे शहर में उसको भेजना है, तो आप उसमें कम वोल्टेज रखेंगे, उच्च वोल्टेज रखेंगे, उच्च धारा रखेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी एक शहर से दूसरे शहर में विद्युत धारा का सप्लाई किया जाता है वो हाई वोल्टेज पे किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो शहर से मतलब बाहर शहर से जब शहर के अंदर आपको लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो वहाँ से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए बीच के रास्ते में हाई वोल्टेज से ही आपकी AC भेजी जाती है। 132 पर आते हैं चौक कुंडली। चौक कुंडली की एडवांटेज पूछा है इसमें, चौक कुंडली की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं विद्युत भागबल उत्पन्न करने में, विद्युत प्रत्यावर्ती यानी AC के नियंत्रण करने में, यानी इसको कंट्रोल करने में, कम या ज़्यादा करने में। सामने देखिए प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन में या उपरोक्त में से सभी नहीं। तो AC चौक कुंडली से धारा उत्पन्न नहीं की जाती है, विद्युत भागबल भी उत्पन्न नहीं होता, उपरोक्त में से सभी नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में। तो 132 का ऑप्शन सही है आपका बा। 133 पे आइए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो काफ़ी सामान्य क्वेश्चन था लेकिन इसमें सभी ऑप्शन गलत थे, तो मैंने इसको सही कर दिया है। 9.1 10⁻³ kg किलोग्राम, मैंने इसका 31 किलोग्राम होता है, और यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आएँ। 134 क्वेश्चन। किसी तंतु का ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जरा आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले तो तंतु को समझिए। कोई एक बल्ब लिया जाए, कौन सा वाला बल्ब, जो 100 वाट या 60 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब आता था। उसके अंदर आप देखते होंगे एक स्प्रिंग जैसा तार रहता था, और उस स्प्रिंग जैसे तार के अंदर अगर आप कहें तो ये आपका तंतु है, ठीक है ना, ये फिलामेंट है। इसका टेम्परेचर अगर यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है, इलेक्ट्रॉन पहले कैथोड और डायोड वगैरह, डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व या पेंटोड या टेट्रोड चलते थे, ठीक है, सिलेबस में भी थे। अब सिलेबस में से वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं। तो उसमें पहले यही होता था कि कैथोड को गर्म किया जाता था, विद डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनडायरेक्ट मेथड से भी था। तो जब ये कैथोड गर्म होता था तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित शुरू होने लगते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणात्मक आवेश होता था, इसके ऊपर एक प्लेट लगी रहती थी, उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता था, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ आकर्षित करते थे। खैर, तो यहाँ पर वही पूछा गया कि अगर तंतु का ताप बढ़ा दिया है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ताप अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में आते हैं। यदि 40 वाट, 40 वाट व 100 वाट के दो बल्ब, यानी एक बल्ब ज़्यादा वाट का है, एक कम वाट का है, तो ऑब्वियसली है कि प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, जो 40 वाट का उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जो 100 वाट का है उसका प्रतिरोध, सॉरी दोबारा से पढ़ लें क्वेश्चन क्या करा है। यदि 40 वाट 100 वाट के दो बल्ब तंतु समान लंबाई के हों, ठीक है, और दोनों तंतु समान लंबाई के होंगे, 100 वाट का तंतु मोटा होगा और 40 वाट का तंतु अधिक मोटा होगा, और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तंतु की मोटाई को जानना चाह रहा है कि प्रतिरोध के केस में आप लोग इसके बारे में क्या नॉलेज रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तंतु की मोटाई के लिए पूछा, तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बा, 100 वाट का तंतु मोटा होगा, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्मूले वही लग रहे हैं, R=ρ L/A। तो अब यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग रो तो आपका फिक्स है, समान लंबाई कर दी तो L भी फिक्स किया गया। अब R और L के बीच में संपर्क है, ठीक है। R जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, ओके। तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 136। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, ठीक है। तो पहले तो ओमीय प्रतिरोध को समझिए। ओमीय प्रतिरोध कौन सा होते हैं या किस प्रकार के प्रतिरोधों को ओमीय किया जाता है। जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर V और बहने वाली धारा I के बीच में अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। इस तरह की अगर लाइन मिलती है तो ये कहा जाता है कि ये जो भी इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब आपके ओमीय प्रतिरोध हैं या ओम के नियम का पालन करते हैं। अगर इस तरह की लाइन ना मिलकर आपको इस तरह की लाइन मिले, यानी एक समान रूप से विभव और धारा के मान में परिवर्तन ना हो, एक दूसरे के समानुपाती ना हो, तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि ये अनओमीय प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अनओमीय चालक हैं या अनओमीय प्रतिरोधों को दिखा रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन में जो पूछा गया कि इनमें से कौन सी इसकी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो कार्बन का तार है, टंगस्टन का तार है, एल्युमिनियम का तार है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कार्बन का तार आपका अनओमीय प्रतिरोध की कंडीशन को फुलफिल करता है। 137 पे आए। किसी संधारित्र को 400 वोल्ट 400 वोल्ट, तो विभव हो गया आपका 400 वोल्ट, ठीक है, वही लिख लिया, 400 वोल्ट हो गया, और जो तक आवेशित करने पर 0.3 कूलम का आवेश आता है, तो 0.3 कूलम का आवेश आ जाता है इतना वोल्टेज देने पर। तो पूछा निरावेशन करने पर मुक्त ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है वो आपके सीधे बराबर होगी QB/2 के। तो यहाँ पर 1/2 वैल्यू लगाइएगा और Q का मान लगाइए 0.3, ठीक। इसी तरह से आप पोटेंशियल लगाएंगे 400, ठीक है, 400 मान लगाइएगा। तो डेसिमल से एक जिसका हटा, 1 0 से 1 0 हटा, 3 0, 4 × 3 120, 120/2 यानी 120 में 2 का भाग लगा दीजिए तो आपको मिलेगा 60 यानी 60 जूल। तो इसका सही ऑप्शन है आपका द ऑप्शन सही है कि 60 जूल आंसर इसका होगा, निरावेशन करने पर मुक्त ऊर्जा होगी।
मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को या किसी भी कंपटीशन करने वाले को किसी भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे बताएं, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रयास किया करिए और इन सभी वीडियोज़ को डेली के रूटीन में बना लीजिए कि स्टार्टिंग करते हुए मेरे आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर देना होना चाहिए। केवल आपको सुनना भर नहीं है, केवल संगीत नहीं सुना रहे हैं, ठीक है ना, आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर मेरे बताने से पहले आपको देना है। ठीक है, तो स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें स्पीड पर आप सुने, लेकिन नॉर्मल कर लें, और नॉर्मल करने के बाद भी अगर जब मैं ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ तो उसको आप स्लो कर दीजिए, और मेरे आंसर देने से पहले आपको उसका आंसर देना है। तो डेली लगभग हम लोग 25 या 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये स्पीड कम है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, आप ये स्पीड वास्तव में थोड़ी कम है। अगर आप थोड़े से और फास्ट होंगे और देखने वाले व्यूज़ अगर मुझे उस प्रॉपर रूप में दिखाएंगे तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड हो सकें। वैसे भी दिखाई देता है हम लोग 70 या 80 व्यूज़ तक पहुंचने में 2 या से 3 दिन लेते हैं, ठीक है, 3 दिन लग जाते हैं आपको 80 से 90 व्यूज़ देने में। तो उसका सीधा मतलब है कि आप लोग नहीं देख रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जिन्हें लग रहा है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं नहीं समझता उसमें कहीं कोई बुराई है। आगे चलते हैं। 20 माइक्रोफेरेड और एक 12 वोल्ट तक आविष्कृत किया था, इसकी थोड़ी जगह बतानी है। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। 20 × 10⁻⁻6 ये कैपेसिटर की धारिता हो गई। पोटेंशियल जो दे रखा है V = 12 वोल्ट दे रखा है, और आविष्कृत किया था, इसकी संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला आपको लगता है 1/2 CV² लगता है, ठीक है ना। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो 1/2 और C का मान आप लगाएंगे 20 × 10⁻⁻6। यहीं पर V का अगर स्क्वायर कर दें तो 144 कर लें भाई, ठीक है। तो 144, 12 का वर्ग 144 होता है, तो उसको उससे काटेंगे तो 10 टाइम्स होगा। तो यानी यहाँ से आपको मिलेगा 144, यानी 144 × 10⁻⁻5। 5 कैसे आ गया, 5 ये 10 की पावर इससे -6 को करेगा प्लस, तो यहाँ पर इसका +1 इसके -1 को खत्म करेगा, ठीक है ना। अब दशमलव 1-2 अंक अगर आगे ले आए तो अगर इसका 144 लिखेंगे तो 10 की पावर में से 2 और कम कर दी, यानी -3 बचेगा। तो आंसर आपका होगा 1.44 × 10⁻³ इतना जूल। तो इसमें ऑप्शन आप चेक करिए कि इसमें कौन सा आंसर इसको फुलफिल कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपको करेक्ट कर रहा है 1.44 × 10⁻³ जूल। 139 पे आते हैं। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा का संचय कहाँ होता है, तो उसमें ऊर्जा का संचय पूछा, यानी ऊर्जा कहाँ पर इकट्ठी होती है संधारित्र के बीच में। संधारित्र की बात करें तो एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी। एक प्लेट को ग्राउंड कर दिया था और इसको दिया था धनावेश, ठीक है। धनावेश देने पर दूसरी सतह पर अपने आप ही स्वतः ही स्वपीड़न के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ रहती है, तो आप देख पा रहे होंगे ऋण प्लेट पे या धन प्लेट पे नहीं, कहाँ रहती है, प्लेटों के बीच में। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी सेव रहेगी, तो उसमें सही ऑप्शन है आपका सा, प्लेटों के बीच। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया था तब इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, फिर फट जाएगा। कई बार प्रश्न आ चुका है और क्वेश्चन की भाषा देख के ही आप समझ जाएंगे अगर ऋणावेश दिया जा रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की जा रही है, ठीक है। अधिकता जहाँ होगी यानी वृद्धि होगी तो वहाँ पर क्या होगा, त्रिज्या को बढ़ा दीजिए, बिना सोचे समझे कर दीजिएगा, ठीक है। अगर धनावेश करेगा तो क्या होगी, इसमें घटेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भाषा से, थोड़े से प्रश्न पर आपका सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। 141 50 हर्ट्ज़ के मेंस पर कार्य करे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी द्वारा उर्मिकाओं की आवृत्ति कितनी हो जाती है, 2n हो जाती है। तो उसका डबल कर दीजिए, 50 का डबल कितना होता है, 100 हो जाता है। 100 हर्ट्ज़ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि प्रकाश वैद्युत की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रबलता किस बात पर प्रभाव कर लीजिएगा, कंप्लीट सेंटेंस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है जब भी हम किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि प्रबलता किस पर निर्भर करती है, प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतन कोण पर, प्रकाश की आवृत्ति पर, उपयुक्त तीनों पर। तो प्रकाश की वैद्युत की प्रबलता जो डिपेंड करती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। 145 में आते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन का संभावित पथ कैसा होता है, ठीक है ना। तो संभावित पथ के बारे में पूछा गया किस तरीके का पथ है, क्योंकि देखा तो नहीं गया, सिर्फ संभावित अनुमान लगाया गया था। वो अनुमान लगाया था किसके कारण में, सर्पलाकार या स्पाइरल कंडीशन के अनुसार उसका पथ डिजाइन किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों घूम रहा है वो उसका पथ कैसा होता है, वो सर्कल के रूप में ना होकर, किसी वर्गाकार रूप में ना होकर, अंडाकार रूप में ना होकर किसके रूप में होता है, सर्पलाकार या स्पाइरल के रूप में घूमता है। 146 में आएंगे। निम्नलिखित में से सबसे अच्छी कृष्णिका कौन सी। कृष्णिका का मतलब क्या है कि ये अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तो इसमें ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें गर्म कोयला है, कांच है, काले रंग से पुती धातु है, अंदर से काले पुता हुआ खोखला बर्तन जिसमें कि एक महीन छिद्र हो। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका दा, जिसमें अंदर से काले पुता हुआ एक खोखला बर्तन जिसमें एक महीन छिद्र, यानी जितना भी प्रकाश चला जाएगा उस प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से प्रवेश करने वाले अल्फा कण प्रोटॉन
में अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल का कितना होगा। तो उसमें मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला लग रहा है, आवर्तकाल का फॉर्मूला, परिक्रमण काल का मान यानी टी इक्वल्स टू 2 पाई चलेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला इसमें चलना है। अब इस फॉर्मूले में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हो गई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का बी का मतलब नहीं रहा, कोई 2 पाई का कोई मतलब नहीं है, इससे द्रव्यमान चेंज होगा और चेंज होगा आवेश। तो बात करें हम अगर अल्फा कण के बारे में तो टी अल्फा ऊपर लिख लें और टी प्रोटॉन का लिख लें नीचे। ठीक है ना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान की अगर अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है लगभग 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, और आवेश इस पर भी प्रोटॉन के आवेश का डबल। ओके, ये रही वैल्यू इसकी। अब इसी तरह से प्रोटॉन की वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप 2 पाई एम लिखेंगे, लेकिन एम ये हो गया आपका प्रोटॉन वाला, और नीचे जो आएगा इसको हर का हर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए वही वैल्यू प्लेस की। ठीक है, तो ई से ई खत्म करिए, एम से एम खत्म हुए, 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो ये रह जाएगा आपके पास में 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि टी अल्फा दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी पी, यानी प्रोटॉन के टाइम आवर्तकाल का 2 गुना लगेगा किसको, अल्फा कण को। इसमें देखें कौन सा ऑप्शन आपका सही कह रहा है, तो उसमें आपका ऑप्शन सही है, द ऑप्शन करेक्ट है, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पर आते हैं। तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध की बात की गई है, तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दिखाते हैं और स्मॉल आर की वैल्यू 0.180, ठीक है ना, इतना ओम, और इसी के साथ में 2 वोल्ट का विद्युत बाहुबल है, तो विद्युत बाहुबल को हम कैपिटल ई से दिखाते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके, सेल के साथ में इतना बाह्य प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास में मिली 7.9 ओम। ओके, सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी वी का मान ये पूछ रहे हैं, तो वी का मान आपको पता करने के लिए पहले आई का मान पता होना चाहिए। तो आई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ई इक्वल्स टू यानी विद्युत बाहुबल धारा और टोटल प्रतिरोध कितना होगा, आर प्लस स्मॉल आर के बराबर होगा। तो यहाँ से वैल्यू की मान लगाएंगे तो आई इक्वल्स टू आपके पास में मिलेगा ई अपॉन आर प्लस आर। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ के मान लगा दीजिए। ई की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन, हाँ इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा 7.9 और उसको ऐड करके कितना आएगा, लगभग आपको मिलेगा, आपके पास में आएगा 8.08। ओके, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये हो गया आपके पास में आई का मान। अब आपको क्योंकि वो विद्युत भागबल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है, तो V इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर से आई का मान लगाइएगा 2/8.08 और मल्टीप्लाई कीजिएगा कैपिटल आर से। तो ये वैल्यू जो लगभग नियर अबाउट आपके पास में आनी चाहिए, ये आएगी 1.95 के आसपास। ओके, तो ये वाला ऑप्शन देखें कोई आंसर है, हाँ ठीक है, द आंसर आपके इसके साथ मैच कर रहा है, तो 1.975 वोल्ट इसका आंसर होगा। और कमेंट करके बताइएगा यही आंसर आपको मिलता है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में और भी अच्छे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ में। इस तरह के अच्छे और क्वेश्चंस को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोगों को बताइए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए और अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।